सब नीचे चले जाओ, लोग सब नीचे चले जाओ। A very good evening to all of you. Me, Nitika Jain, welcomes you all on behalf of Nehru Memorial Museum and Library and Respect India, Delhi. I want to give a hearty welcome to all our eminent dignitaries. Shatru Buddhi Vinashaya Deep Jyotir Namostute. I pay the salutation to the light and lamp, which brings auspiciousness, prosperity, good health, abundance of money and wealth, and the destruction of the intellect's enemy. अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर सविता राय जी से कि वह मंच पर आएं और पुष्पगुच्छ द्वारा श्री प्रकाश जावड़ेकर का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी हेमंत गोयल जी से कि वह मंच पर आए और प्रकाश जावड़ेकर का शॉल द्वारा स्वागत करें। मैं बिना किसी औपचारिकता के, चूँकि हमारे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं बिना किसी औपचारिकता को आज के व्याख्यान के लिए उन्हें सादर सविनय आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। आदरणीय डीपी त्रिपाठी, डीपी सिंह, शक्ति सिन्हा, सभी मान्यवर और भाइयों एवं बहनों, राष्ट्रकवि दिनकर जी का उनके स्मृति में ये व्याख्यान माला आयोजित होती है हर साल। और डीपी त्रिपाठी जी ने मुझे कहा कि आपको आना है, तो जब डीपी कहते हैं तो चॉइस नहीं होता है, यू हैव टू फॉलो। सो मैं भी बहुत खुशी से आया। आज़ादी की लड़ाई की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि जो भी कलाकार, कवि, साहित्यकार, विचारक सभी देशभक्ति से ओतप्रोत ब्रिटिशों के राज के कारण अपने देश की क्या अवस्था बनी है उसका जिक्र करने वाले, और साथ ही साथ अपनी कला और प्रतिभा के माध्यम से समाज में सभी तबकों में संदेश पहुंचाने की क्षमता रखने वाले ये लोग, इन्होंने देश के आज़ादी के लड़ाई को नए नए आयाम जोड़े। और उसी कारण ये आज़ादी की लड़ाई सबकी हुई। महात्मा गांधी उसके मेरुमणि थे कि जिन्होंने एक नया आयाम दिया सत्याग्रह का, और पूरे जनता उससे जुड़ गई। लेकिन ये सब प्रतिभावान लोग भी इस आज़ादी के आंदोलन का एक बहुत प्रमुख हिस्सा थे। और इसलिए राष्ट्रकवि दिनकर जी का जब स्मरण करते तो कवि, लेखक, ज्ञानी, विचारक, देशभक्त, एक रिबेलियन पोएट। मैं तो मानता हूं कि हर कवि एक रिबेलियन होता ही है, स्थापित सिद्धांतों से अलग देखने वाला। कवि की व्याख्या में भी कहते हैं कि जो न देखे रवि वो देखे कवि, वो कवि है। तो जो बाकियों को नहीं दिखता है वो उनको दिखता है, वो दिव्य चक्षु लेकर आते। और यही तो प्रतिभा की कमाल है। और इसलिए जैसे मैं आज पूरे उनके कविताओं में नहीं जाऊंगा, जैसे उल्लेख किया उन्होंने शक्ति जी ने, वैसे ये देखो
हमारे किसानों के बारे में जो वो कह रहे हैं, जेठ हो कि हो पूस, ज्येष्ठ मास हो या पौष मास हो, जेठ हो कि हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है, छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई याम नहीं है। 2 लाइन में कृषकों की व्यथा को कितना सार्थकता से बताते हैं। दूध दूध की कदम कदम पर सारी रात रोती है, दूध दूधो वत्स मंदिरों में बहरे पाषाण यहाँ है, दूध दूध तारे बोले इन बच्चों के भगवान कहाँ है, दूध दूध गंगा तू ही अपनी पानी को दूध बना दे। ये आखिर मांग है कि कहाँ से दूध लाएगी। अश्वत्थामा के माता ने तो आटे में पानी मिलाकर दूध पिलाया, तो ये कह रहे दूध दूध गंगा तू ही अपने पानी को दूध बना दे, दूध दूध उफ कोई है तो इन भूखों मुर्दों को जरा मना दे, दूध दूध दुनिया सोती है लाऊ दूध कहाँ किस घर से, दूध दूध है देव गगन के कुछ बूंदे टपका अंबर से। दूध की वर्षा करो, संकट का कैसे मुकाबला करे गरीबी का। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध है वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। दूसरी एक कविता में भारत का ये रेशमी नगर वो चित्र करते हैं। रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो रोए हो, बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी कभी क्या घर भर पेट बांधकर सोए हो। यानी सवाल इतना सटीक है कि कविता से मन को हिला देता है, आपके भावों को जगा देता है। कलम आज उनकी जय बोल, ये कविता वो कहते, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये वर्णन है। 1-2 लाइन और बताना चाहूंगा कि वो बहुत ही विशेष है। समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का भागी देवल व्याध, वो शिकार पे निकला है। तो समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है, ये गुस्सा है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। मुझे नानी पालखीवाला जी का एक भाषण याद आया। उन्होंने याद किया कि he coined a new phrase, illiterate intelligence, जिसे रोबस्ट कॉमन सेंस कहेंगे। इस देश की जो सबसे बड़ी ताकत है, illiterate intelligence in our country is more effective than educated incapacity। सुशिक्षितों के उदासीनता से, पढ़े लिखों की उस तटस्थता से, जिस पर दिनकर जी भी गुस्सा कर रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान हम जब जेल में थे, तब जब इंदिरा जी ने 18 जनवरी को रेडियो पर ऐलान किया कि अब मैं राजनीतिक कैदियों को छोड़ेंगे और 20 मार्च को चुनाव होगा, और 18 जनवरी से 26 जनवरी तक हम येरवड़ा जेल में थे। तब तो मोबाइल फोन नहीं होते थे, लेकिन 1857 में भी भाकरी में चिट्ठी छिपाकर लोग संदेश वहन करते ही थे। तो वैसे संदेश की हमारी भी व्यवस्था थी, और उसमें जनता पार्टी बनाने का तो मन बना लिया था, लेकिन एक बहुत गंभीर चर्चा उस समय हो रही थी कि ये इंदिरा जी द्वारा एक ट्रैप ले किया गया है कि 50 दिन देंगे, संघ के लोग वही रहेंगे जेल में, आपात स्थिति पूरी उठी नहीं है, आधी उठी है, तो ऐसे में ना हमारे पास धन है, वाहन है, साधन है, तो इसलिए ऐसी करना चाहिए कि नहीं, ऐसे चुनाव को हम सहभागी होना चाहिए या बहिष्कार करना चाहिए।
8 दिन विवाद चला, क्योंकि 26 जनवरी को हम आखिर जेल से बाहर आए, तो 26 जनवरी तक ये विवाद चलता रहा। कुछ लोगों को जेन्युइनली लगता था, हमारे अनेक समाजवादी मित्रों को लगता था कि भाई ये एक ट्रैप है, शी वॉन्ट्स टू लेजिटिमाइज इमरजेंसी एंड देयरफॉर दिस विदाउट लिफ्टिंग इमरजेंसी दे आर कंडक्टिंग इलेक्शन, सो दिस ट्रैप। किसी 19 महीने देश को पता ही नहीं चला है कि कितने लोग जेल में गए, क्या क्या लोगों ने सहा है, क्या भुगता है, और देश में सप्त स्वातंत्र का गला घोटा है, माने क्या क्या हुआ है अन्याय, यही पता नहीं है। तो 50 दिन में हम कैसे जनता तक पहुंचेंगे, क्या करेंगे, एक जेन्युइन चिंता थी। लेकिन उस समय जेपी के नेतृत्व में सारे लोग खड़े हो गए और तय किया कि नहीं, ये 50 दिन का अवसर हम नहीं छोड़ेंगे और हम जनता तक पहुंचेंगे। मुझे यह हमेशा लगता था कि ऐसा निर्णय कैसे किया, क्योंकि उस समय हम भी उसके एक स्टेक होल्डर्स थे। सचमुच में वो अगर इमरजेंसी के बाद का चुनाव अगर जीत जाते तो वो तो कहते कि ये तो इमरजेंसी